अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस, ठेकेदार अकरम साहब और हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनास लैला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबको ही वेलकम करेंगे और प्रॉपर्टी कचहरी की आज की एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। असलम आज तेरे मुंह तेज लगता है जब बाप चमचा मारे। ठेकेदार ये चमचा नहीं लगा, ये तेरे जैसा मच्छर ही है ना, मेरे को लड़ गया है। यार असलम भाई, तुझे ठेकेदार मच्छर नजर आता है? पागल तो नहीं हो? डेमू है डेमू। नहीं यार, डेमो नहीं हो तो मक्खियां तो घुण है यार। यार ठेकेदार साहब छड़ दो यार, सारे जान छोड़ दो ठेकेदार साहब दी। लेकिन साढ़ा होस्ट वे को यार माशाल्लाह खूबसूरत, आज खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जड़ी ये जैकेट कराए तांदी ना, इस गलो साड़ी कांडी लवा छोड़ी। ओ यार शहबाज, खुदा को मान यार, किराए पे लेके आया हूँ, अपनी है मेरी। नाज़रीन इनको छोड़ें, ये तो ऐसी फजूल टाइम पास करते रहेंगे। हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है Q&A विद ESM। Q&A विद ESM में हम लोग आपको जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, जो चीज़ें आप लोगों के नॉलेज में नहीं होती, वो हम क्वेश्चन सर से डिस्कस करते हैं और सर उनका हमें जवाब देते हैं। सर Q&A का आज का पहला सवाल ये है कि प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल रिटर्न्स क्या होते हैं? जी वाह, मैं एक्चुअली जो रेंटल रिटर्न्स है ना, ये टोटली बकवास है, एक फ्रॉडेंटल पहलू है। रेंटल रिटर्न एक्चुअल में होता क्या है, आजकल कुछ बिल्डर्स ने ये तरीका इख्तियार किया हुआ है कि आप हमसे प्लॉट ख़रीदें या फ्लैट ख़रीदें, आज पेमेंट उसकी करें और अगले महीने से उसका रेंट लेना शुरू कर दें। अब अगर आप साइड पे जाएं, ऑन ग्राउंड कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होती। जिस प्लाट पे, अच्छा प्लाट पे रेंट ये किस तरह दे रहे हैं? प्लाट पे कोई रेंट बनता है किसी किस्म का? प्लाट पे तो किसी किस्म का कोई रेंट नहीं बनता। हाँ, अगर प्लाट पे आप किसी को देते हैं, वो वहाँ पे कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो फिर तो रेंट बनता है। खाली ज़मीन पड़ी है, कोई उधर डेवलपमेंट नहीं है, कोई उधर साइट ऑफिस नहीं बना, कोई वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं लगी, उसका रेंट कैसे आ सकता है? ये तो अपने दिमाग से आप सोच लें। फिर एक फ्लैट ये कह रहे हैं, अब फ्लैट का फिजिकल होना ज़रूरी है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी मौजूद नहीं होता। बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है जिसके अंदर फ्लैट है, बिल्डिंग अपनी बनी नहीं है और कोई पता नहीं कब बनेगी, 5 साल बाद बनेगी, 7 साल बाद बनेगी या बनेगी ही नहीं। ये भी नहीं है कि बननी है, हो सकता है बने ही नहीं। तो ये एक लूटने का, फ्रॉड करने का मार्केट में एक नया तरीका आया हुआ है। और यहाँ मैं नाज़रीन को भी ज़रा मुखातिब करूँगा कि हम लोग बेसिकली लालची हैं। जहाँ पे थोड़ा लालच हमें दिखाया जाता है तो अगले के चुंगल में, सब्ज़ बाग में हम फंस जाते हैं। रेंटल रिटर्न्स जो है ना, ये इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, उस पर रेंट कैसे आपको दिया जा सकता है? बस आपसे वो इकट्ठा पैसा ले लेते हैं और कहते हैं जी हर महीने इतना रेंट, कुछ महीने दिया, उसके बाद फिर आप ले भी नहीं सकते। और इस तरह के मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं कि एक बंदे ने करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, फ्लैट मतलब फ्लैट तो ऑन ग्राउंड है नहीं, काजी कार्रवाई में जी ये बिल्डिंग बनेगी तो फलाना फ्लैट आपका होगा, अगले महीने से हम अभी से आपको रेंट देना शुरू करेंगे। 2 महीने 3 महीने रेंट मिला। इस्लामाबाद की मैं ये बात बता रहा हूँ, बड़ी मायानाज कंपनी है इस्लामाबाद की, उसने ये हरकत की हुई है। उसके बाद उस बेचारे को रेंट ही नहीं दिया। 6 महीने गुजर गए हैं, अब वो बेचारा जलीलो ख्वार होता फिर रहा है। कभी वो अदालतों के चक्कर काट रहा है, पहले इनके दफातर के चक्कर काटे, लेकिन उसको अब कुछ नहीं मिल रहा और एक्चुअल जो उसकी अमाउंट है वो भी वापस नहीं मिल रही। तो ये इस तरह के फ्रॉडेंटल पहलू है। तो इससे आप रेंटल रिटर्न से बचें। ऑन ग्राउंड कोई चीज़ मौजूद है तो वो परचेज़ करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। सर आज का दूसरा सवाल ये है कि अगर पटवारी से इंतकाल पर अमल दरामद रह जाए तो इसका क्या तरीक़ेकार है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी दफ़ा देखने में आया है कि पटवारी से इंतकाल पे अमल दरामद रह जाता है। तो 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो जब भी जो भी कानूनी फ़ीस है, इंतकाल की है या कोई और है, उसका चालान आपने ख़ुद जाकर बैंक में जमा कराना है। यहाँ पे लोग जो है बड़े अयाश परस्त हो जाते हैं, आराम परस्त हो जाते हैं। पटवारी कहता जी मैनू भी फीस दे दो, मैं जमा करा देंगे, तो फिर थानू तो कापी घर दे देंगे। अच्छा, फीस पटवारी को दे देते हैं, लेकिन पटवारी जमा ही नहीं कराता, आगे खा भी जाता है और ये भी दे के भूल जाते हैं। और काफ़ी अरसे बाद पता चलता है जी पटवारी ने तो आगे प्रोसेस ही नहीं किया था, वहीं पे रोक दिया था। और दूसरा, जब भी आप कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद उसका इंतकाल आर्जी तौर पे एक दर्ज हो जाता है और आपको इंतकाल की कापी भी दे दी जाती है।
तो उसके बाद नॉर्मली यही देखने में आया कि लोग बस उन डॉक्यूमेंट्स को बंद किया, रखा और फिर साल साल नहीं देखे, 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं, या दोबारा सेल करने की जब ज़रूरत आती है तब वो उठाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप इंतकाल करवा लेते हैं, उसकी कापी भले आपको मिल गई है, उसी वक्त आप पटवारी से ये चीज़ कंफर्म करेंगे। ये लास्ट जो जमाबंदी हुई थी, जहाँ पे मैंने ये ज़मीन परचेज़ की है, रकबा ख़रीदा है, लास्ट जमाबंदी कब हुई थी, तो वो आपको बताएगा तकरीबन 2 साल पहले हुई थी या 3 साल पहले हुई थी। तो आपने दोबारा उससे रिपीट कर लेना कि अगली कब होगी। तो नॉर्मली जो है ना जमाबंदी 4 साल के बाद होती है, तो अगला टाइम पीरियड वो बता देगा। अब आपके ज़हन में वो टाइम पीरियड होगा, तब आपने पटवारी के पास दोबारा जाना है कि इस जमाबंदी में ये मेरा इंतकाल, जो मैंने ज़मीन ख़रीदी थी, इसका इंदराज लाजमी करना, क्योंकि जो जमाबंदी होती है ना, ये आपके मालकाना हकूक़ को शो करती है। और 4 साल के बाद ये रिपीट होती है कि इस 4 सालों में एक बंदे ने ज़मीन बेची है, दूसरे बंदे के नाम पे चढ़ी, दूसरे के तीसरे पे नाम पे चढ़ी, तो वो सारा डाटा उसमें लिखा जाता है। तो जब भी जमाबंदी बननी है, उसमें आपने वो अपना इंदराज लाजमी करवाना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरा काम आपने ये करना है कि गाहे बगाए फ़र्द बराए रिकॉर्ड अपना लेते रहना है। अच्छा, पहली जमाबंदी अगर हो भी जाती है, उसमें इंदराज हो भी जाता है, उसके बाद भी फिर भी आपने फ़र्द बराए रिकॉर्ड थोड़े अरसे के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेते रहना है, ताकि आप उस चीज़ से अपडेटेड रहें। कि मैं अक्सर पटवारी ना लिखने में गलती कर देते हैं कि कहीं कोई डाटा गलत नहीं हो गया, कोई रकबा मेरा कम नहीं लिखा गया, या किसी और के खाते में तो नहीं चढ़ा दिया गया, तो इस चीज़ से आप अपडेटेड रहेंगे। अच्छा, अब नुकसान भी इसका है। नुकसान ये है कि एक बंदे ने आपको ज़मीन बेची है, इंतकाल आपके नाम पे करवा दिया है, और अगली जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हुआ उस पर, इंतकाल पे, और आपके खाते में वो नहीं आया। अब कुछ लोग बड़े अपडेटेड होते हैं इन चीज़ों से, जब नहीं आएगा तो वो ही ज़मीन किसी और को इंतकाल करके वो बेच देगा। अब वो तो साइड पे हो गया। अब बेचारे जिसने पहले ख़रीदी और जिसने बाद में ख़रीदी है, ये ज़लील ख्वार होते रहेंगे, कभी एसी ऑफिस के सामने, कभी डीसी ऑफिस के सामने, कभी तहसीलदार के सामने, कभी एंटी करप्शन में, कभी सिविल कोर्ट में, चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा आप ख़ुद चीज़ों को सीखें, समझें। जब भी इंतकाल करवाना है, उसके बाद अगली जमाबंदी में अपना इंदराज करवाना है, अपडेटेड रहें। उसके बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप टाइम टू टाइम लेते रहें, और अपने हाथों से जो भी काम है अपने हाथों से करें। अगर चालान बना के अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे आपको मिल रहा है तो ख़ुद उसको पे करें। अगर बैंक में जमा कराना है तो ख़ुद जाके जमा कराएं, और अपने हाथों से सारा प्रोसेस करें। ये एजेंट सिस्टम में बीच में ना पड़ें, या पटवारी पे भरोसा ना करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। ओ तैयब, ओ जरनल टायर दे मुंह वाले मेरे ले पासे मुंह कर। ओ पार्टी ट्यूब दे मुंह वाले चुप करके बैठो। ये ट्यूब नहीं, ट्यूब दी नल की जैसा मुंह है। नल की भी हो जो जंग लगी होवे। भाई जुगता ने छड़ दो ठेकेदार साहब को, तुसी फिर दौड़े भी सुनने। ठेकेदार साहब वैसे इन्होंने तो छड़ दो, तुम्हारे को रिक्वेस्ट है जरा कोई दौड़ा छोड़ा तो सुना दो। मैं कल अपनी अखी नाल डिठा है, सुते पे आवे गैर दी बाते, एक बांह दे सिर तले है, दूजी रखी पे है ओंदे हाथ। ए ता कल दी गल कल दी गल केड़ा साल थे आए कम केर ना ढोल हथां ते, हजे हथ मिनास नु पै दिस दिनों दे लगे होए हथ जुल्फां। लाल रुमाल होवे बंदे झुक झुक आ मिल दिन, कोई सोना जनाल होवे। वाह वाह ठेकेदार साहब, क्या खूबसूरत दौड़ा सुनाया है। तो नाजरीन, Q&A सेगमेंट के अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सर, आज का अगला सवाल ये है कि प्रॉपर्टी में गिरदावरी किसे कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों की ना एक मिसकंसेप्शन होती है, एक मिथ होती है गिरदावरी को लेके, कि गिरदावरी किसी भी शख्स की मलकियत को या मलकाना हकूक़ को शो करता है किसी भी ज़मीन पे। तो ऐसा नहीं है। मलकाना हकूक़ एक अलग चीज़ है, लेकिन गिरदावरी एक अलग चीज़ है। असल में ना हर पटवार खाने में एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है खसरा गिरदावरी रजिस्टर। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डाटा लिखा जाता है। लेट्स सपोज
उस ज़मीन के असल मालिक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद उस मालिक ने वो ज़मीन ख़ुद काश्त कर रहा है या किसी को दी हुई है। अगर दी हुई है किसी और को तो ठेके पे दी है, या एक मुजारे वाला फैक्टर उसमें है, मुजारे को दी हुई है, या किसी रिश्तेदार को दी हुई है जो काश्त कर रहा है, तो उस काश्तकार का नाम और काश्तकार का सारा बायोडाटा आ जाता है। उसके बाद ज़मीन जो है वो उसका टोटल एक पैमाइश की कितनी ज़मीन है, इवन के फुटों तक, सरसाई तक, फुटों तक उसमें अंदराज होता है कि लेट सपोज 4 कनाल 5 मरले, 4 कनाल 3 मरले, एक सरसाई 3 फुट 2 फुट, मतलब इतनी ज़मीन तक का अंदराज उसके अंदर किया जाता है। अच्छा, ज़मीन के अंदराज के बाद फिर ज़मीन की नोयत भी लिखी जाती है कि ये ज़मीन है कौन सी, चाय ज़मीन है, नल चाय ज़मीन है, बरानी ज़मीन है, मतलब किस पानी से सैराब होती है, उसका एक पूरा डाटा यहाँ पे लिखा जाता है खसरा गिरदावरी रजिस्टर में। और अब मैं थोड़ा सा आपको ये वाज़ह करूँ कि साल में 2 दफ़ा गिरदावरी होती है। एक जो हमारी सर्दियों में फसल होती है और एक जो गर्मियों में फसल होती है। गर्मियों की फसल की अलग और सर्दियों की फसलों की अलग। 2 दफ़ा ये, जिसको आप नॉर्मली सुनते होंगे, पढ़ा भी होगा, फसलें रबी और फसलें खरीफ, तो वो भी साल में 2 दफ़ा होती हैं, गर्मियों की और सर्दियों की, और ये भी साल में 2 दफ़ा ही गिरदावरी होती है। इसमें फ़िज़िकली पटवारी ख़ुद साइट पे जाता है, ज़मीन पे जाता है और वहाँ जाके ये सारा डाटा लिखता है। अच्छा, कुछ लोग गिरदावरी को जमाबंदी के साथ भी मिला देते हैं, लेकिन जमाबंदी एक अलग चीज़ है। जमाबंदी आपके मालकाना हकूक़ को शो कर रही होती है, और जमाबंदी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसको फ़र्द बदर के ज़रिए आप ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर गिरदावरी में कोई गलती हुई है तो वो काफ़ी हद तक इख्तियारात पटवारी के हाथ में भी होते हैं। चलो, जो पटवारी के हाथ में नहीं है वो कानूनगो के हाथ में होते हैं, उससे भी करवाया जा सकता है, या गिरदावर के हाथ में भी कुछ इख्तियारात होते हैं। ये गलतियाँ यहाँ पे ही करेक्ट हो जाती हैं। लेकिन जमाबंदी की गलती जो है वो हमेशा आपका फ़र्द बदर के ज़रिए ही सेट की जा सकती है, पटवारी ख़ुद नहीं कर सकता। तो गिरदावरी का असल तल्लुक काश्तकारी के साथ है, काश्त के साथ है, फसल के साथ है, कौन सी फसल हो रही है, कौन काश्त कर रहा है, कितने रकबे पे हो रही है, क्योंकि गिरदावरी के ज़रिए ही गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है आपसे कि फसल का वो एक अपना तखमीना लगाती है, एस्टिमेट लगाती है और आपके ऊपर टैक्स लागू करती है, और वो टैक्स आपने पे करना होता है। वो गिरदावरी के ज़रिए ही मतलब किया जाता है। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने एक अपना रिकॉर्ड रखना होता है रियासत ने कि हमारे मसलन ज़िला शेखुपुरा में कौन सी फसल काश्त की जा रही है और सालाना बेसिस पे कितनी इसकी पैदावार है, तो उसका भी जो रिकॉर्ड निकाला जाता है वो गिरदावरी के ज़रिए ही निकाला जाता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ गई होगी प्रॉपर्टी में गिरदावरी किसे कहते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि कौन सी ज़मीन है जिसकी तकसीम नहीं हो सकती? जी, आपने हमेशा यही सुना होगा कि ज़मीन तो तकसीम होती है अगर मुश्तरका खाता भी है, दादा के नाम पे ज़मीन है, दादा फौत होते हैं तो फिर चाचुओं में या वो कज़न्स में बंटवारा होता है, ज़मीन तकसीम होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि तकसीम नहीं होती, जैसा कि अगर एक मुश्तरका खाते में या एक ज़मीन पर मिल के एक कुआँ खोदा गया है और बाद में तकसीम करना चाहें तो वो ज़मीन तकसीम नहीं होगी। उसके अलावा खाले में, जो अगर गांव देहातों में ना खाला एक खोदा जाता है पानी के लिए, तो अब खाला शुरू में एक की ज़मीन को सैराब कर रहा है, फिर आगे दूसरे की ज़मीन, तीसरे की, चौथे की ज़मीन है, एक ही खाला जा रहा है, तो उसकी ज़मीन तकसीम नहीं होगी। वो उसी तरह जैसे इज्तिमाई तौर पर खाला खोदा गया है उसी तरह चलता रहेगा, वो ज़मीन कतन तकसीम नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी जायदाद का 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा वसीयत करके गया है, मतलब किसी फलाई इदारे को दे के गया है या किसी बेवा को दे के गया है, या वो ज़मीन की भी तकसीम नहीं होगी। अगर वो 1/3 है, 1/3 से ज़्यादा है तो फिर वसीयत हो नहीं सकती, तो 1/3 तक वो आप देखें तो तकसीम नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई जगह एक ही ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने मिल के कब्रिस्तान के लिए छोड़ी हुई है, तो उस जगह की भी तकसीम नहीं होगी। सेम लाइक एस जनाजा गाह की भी तकसीम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, डेरा। अक्सर आपने गांव देहातों में देखे होंगे डेरे बने होते हैं और मुश्तरका ज़मीन है उसमें एक डेरा बना दिया गया है,
तो बाद में तकसीम करना चाह रहे हैं, तो डेरे की तकसीम इसमें अब दो पहलू आते हैं। ये सारा अख्तियार होता है उस ज़िला के डीसी के पास। अगर डीसी साहब चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उसको तकसीम कर सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि सारी पार्टीज़ वहाँ पे राज़ी हों कि ठीक है इसको हमने तकसीम करना है डेरे की ज़मीन को, तो डीसी साहब के पास इख्तियारात है। अगर उनमें से अगर एक फ़रीक या दो फ़रीक भी राज़ी नहीं है तो फिर डेरे की ज़मीन भी तकसीम नहीं होगी। इसके अलावा फिर बाज़ गाँव देहातों में चरागाह होती है, ये जानवरों के लिए बनाई होती है कि दरख्त लगाए होते हैं, जानवर चर लें या बैठ लें या रेस्ट कर लें। चरागाह की ज़मीन भी तकसीम नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका स्कूल, मस्जिद, कॉलेज या इसके हॉस्पिटल या कोई ऐसी ज़मीन जो फलाही काम के लिए वक्फ़ एक दफ़ा कर दी गई है, मिल के सब ने वक्फ़ की है, वो भी हरगिज़ तकसीम नहीं होगी। इस सवाल का जवाब सुन के तैयब बड़ा खुश हो रहा है। इनके घर जी टूटी लगी हुई है, तकसीम भी कोई नहीं होनी। ठेकेदार साहब वो क्यों? यार वो इस वजह तो क्योंकि टूटी है ना, वो चोरी दी आई, वो इसमें डर रही, वो डर उन ख़त्म हो गया। अब तो तैयब की सारी टेंशन खत्म हो गई होंगी। चलिए नाजरीन, आज के अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अच्छा सर, आज का अगला सवाल ये है कि अगर रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाने में देर हो जाए तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा? असल में हमारे लोग जो है ना, इनकी एक साइकी बनी हुई है कि रजिस्ट्री को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि रजिस्ट्री हो गई, काम पक्का हो गया, इंतकाल नहीं करवाते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतकाल को बड़ा प्रेफर करते हैं कि इंतकाल हो गया, काम पक्का हो गया, पटवार खाने में एंट्री हो गई, इंदराज हो गया, रजिस्ट्री की क्या ज़रूरत है। तो इनको ज़रा ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, रजिस्ट्री और इंतकाल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज़मीन आप ख़रीदें तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद वो रजिस्ट्री की कापी लेके आप चले जाएं पटवार खाने में या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में और वहाँ पे जाके इंतकाल लाजमी करवाएं। लेकिन अब यहाँ पे फिर कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि चलो वक्ती तौर पे भी मैं रजिस्ट्री करवा लेता हूँ, मैंने फिर प्रदेश जाना है, दूसरे शहर जाना है, तो जब अगली छुट्टी हो, ज़्यादातर हमारे ये फ़ौजी भाई हो गए या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए, तो जब अगली छुट्टी होंगे 6 महीने साल बाद या 2 साल बाद, तो तब आके मैं इंतकाल करवा लूँगा। लेकिन इस दौरान फिर वो काफ़ी मसले मसाइल में फंस जाती हैं। तो मैं 4-5 फैक्टर्स आपको बता देता हूँ। अगर तो आपने रजिस्ट्री करवा ली है, इंतकाल नहीं हुआ और इस टाइम पीरियड को भी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, तो उसका बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, आप चले जाएं अपने पटवारी के पास, उससे बातचीत करें और अमूमन जो है ना मामला बातचीत से हल हो जाता है और वो आपका इंतकाल इंदराज करके दे देता है। अगर पटवारी नहीं मानता इस चीज़ को और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, टाइम पीरियड 6 महीने से ऊपर चला गया है, तो फिर उसका ज़रा तरीका अलग हो जाएगा। फिर पटवारी की फिर इख्तियारात नहीं है, फिर आपको बनाम डीसी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि ये मैंने एक ज़मीन ख़रीदी थी और रजिस्ट्री मैंने करवा ली थी, लेकिन किसी स्पेसिफिक रीज़न, सॉलिड रीज़न उसमें डालें कि इस वजह से मैं इंतकाल नहीं करवा सका, मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया या मैं नौकरी पे चला गया, और डीसी साहब को फॉरवर्ड कर दें। लेकिन उसके साथ रजिस्ट्री की कापी आपने लाजमी अटैच करनी है। अच्छा, डीसी साहब उसको मार्क करके भेजेंगे तहसीलदार को, तहसीलदार मुतलका पटवारी से वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद वो अप्रूवल दे देगा और आपके नाम पे वो इंतकाल हो जाएगी। अच्छा, एक दो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आपका रिकॉर्ड चला गया तो फिर आप क्या करेंगे, ये तो मैनुअल का मैं बात कर रहा हूँ। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आप चले जाएंगे, अगर 6 महीने से टाइम पीरियड ऊपर चला गया, 6 महीने से कम है तो फिर तो सिंपली अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर ही आपका मामला हल हो जाएगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड है तो फिर आपको वो एक अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले एक फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म फिल करेंगे और एप्लीकेशन एक लिखेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन आपने लिखनी है ADLR के नाम पे, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पे एप्लीकेशन लिखी जाएगी और उस एप्लीकेशन में के साथ आप रजिस्ट्री की कापी अटैच करेंगे और अराजी रिकॉर्ड सेंटर वालों को दे देंगे। तो ADLR से अप्रूवल के बाद आपके नाम पे इंतकाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। लेट्स सपोज रजिस्ट्री आपने करवा ली, इंतकाल नहीं करवाया, अब ज़मीन का जो मालिक है उसने वो ज़मीन किसी और को डायरेक्ट बेच दी, उसको रजिस्ट्री नहीं करके दी, डायरेक्ट इंतकाल करके दे दिया।
अब उस ज़मीन पे किसी और का कब्ज़ा हो गया, कोई और मालिक ख़ुद को शो कर रहा है और इंतकाल में भी वो डाटा किसी और के नाम पे चढ़ रहा है, या आपने बाद में फ़र्द निकलवाई है तो फ़र्द में पता चला जी फ़र्द बराए बे इशू हो चुकी है। इस तरह का जब कोई मसला होगा तो अब ये ना तो ये पटवारी के हाथ में है, ना तहसीलदार, ना डीसी, ना एसी। अब आपको सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करना पड़ेगा। सूट फाइल करने के बाद जब उसका फ़ैसला होगा, केस आपके हक़ में डिग्री हो जाएगा, फिर उस डिग्री की कापी लेके आप पटवार खाने में या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएंगे और आपके नाम पे दोबारा फिर वो तब इंतकाल किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक सूरत हाल बाज़ दफ़ा ये भी पैदा हो जाती है कि जब आपने रकबा ख़रीदा था तो उस वक्त पटवार खाने वाला निज़ाम चलता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर बन गया है, वहाँ पे रिकॉर्ड चला गया है। अब प्रोसेस आप कैसे करेंगे? आपने अपने फ़र्द को देखना है। अगर तो पटवार खाने से हुआ था उस वक्त तो पटवार खाने में आप करेंगे, अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर से हुआ था तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर से करेंगे। लेकिन अगर पटवार खाने का सिस्टम उस वक्त था, पटवारी वाला जब अपने रकबा ख़रीदा, प्रोसेस आपको पटवारी किसी ने किया था, तो फिर बनाम डीसी एप्लीकेशन लिखी जाएगी और वहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो लेके आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाएंगे और अराजी रिकॉर्ड सेंटर से फिर दोबारा प्रोसेस होगा और तब आपके नाम पे वो इंतकाल होगा। लिहाजा मेरी सिंपल सी ना सजेशन यही है कि रजिस्ट्री पहले करवाएं और उसके बाद फ़ौरन इंतकाल लाजमी करवा लिया करें। सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, सबको हमें भी समझ आ गई और उम्मीद करता हूँ नाजरीन को भी समझ आ गया होगा। लेकिन माहौल काफ़ी सीरियस हो गया है, तो ठेकेदार साहब से मेरी एक छोटी सी फरमाइश है कि आप हमें कुछ सुना दें। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशा है, न मंजिल है न मंजिल का निशा है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे बताऊं अपनी कहानी, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वाह ठेकेदार साहब, ज़बरदस्त। नाजरीन, आज के अगले सेगमेंट का आगाज़ भी ठेकेदार साहब किसी खूबसूरत गाने के साथ करेंगे। तो आज के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। आस्क प्रॉपर्टी विद ESM के अंदर हम लोग जितने भी आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट और क्यूरीज करते हैं वो हम सर के साथ डिस्कस करते हैं और सर हमें उनका जवाब देते हैं। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ESM के सारे सवाल जो आप शहबाज सर से करेंगे। शहबाज स्टार्ट करेंगे काइंडली। हाँ बिल्कुल, वहाँ में कमेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी कमेंट्स हैं। मैं सर से क्वेश्चन करता हूँ। सर पहला जो है आपकी टिकटॉक वीडियो है प्रॉपर्टी में जब बंदी क्या होती है, उसके नीचे कमेंट करते हैं मलिक जमान साहब, कहते हैं कि क्या माँ एक बेटे को ज़मीन दे सकती है बाकी बेटियों को छोड़कर? क्या ये इंतकाल तमलीक होगा? अगर होगा तो कितना खर्चा आएगा? जी ये कमेंट है मलिक ज़मान भाई का। मलिक ज़मान भाई, असल में इंतकाल तमलीक जो है ना, अगर कोई शख्स अपनी हयात में अपनी जायदाद को तकसीम कर देता है शरई और कानूनी तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए और उनका इंतकाल करवा देता है अपनी जो भी वरसान उसमें हैं, तो उसको इंतकाली तमलीक उसको कहा जाता है। लेकिन अब आपका सवाल ये है कि क्या एक माँ एक बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकती है बाकी बेटों को छोड़ के? तो अगर वक्ती तौर पर वो ऐसा कर भी देती हैं, हिब्बा कर दें या तमलीक कर दें, तो बाद में उस तमलीकनामा को या हिब्बा को चैलेंज किया जा सकता है और सेम जिस तरह शरीयत और कानून कहती है उसी तरह ही दोबारा विरासत तकसीम हो जाएगी। वक्ती तौर पे तो हो जाएगा लेकिन बाद में चैलेंज किया जाएगा और बराबर की विरासत शरई और कानूनी तरीके के मुताबिक तकसीम हो जाएगी। तो आई थिंक इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जिस बेटे के नाम पे की है उसको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। तो सर
बड़ा बेहतरीन जवाब दिया आपने। और दूसरा सवाल ये है, करते हैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह भट्टो साहब के, माँ ने अपनी ज़री ज़मीन 2 बेटों को छोड़कर एक बेटी को तमलीक कर दी है, अब क्या बेटी भी इस तमलीक को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब, अगर देखिए कोई भी शख्स है या कोई भी खातून है, अपनी जो उसकी जायदाद है उसको हिबा करती है या तमलीक करती है एक बेटी या एक बेटे के नाम पे, बाकी बेटियों और बाकी बेटों को छोड़ देता है या छोड़ देती है, तो आफ्टर डेथ उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये रिवोकेबल है, और जब आप चैलेंज करते हैं तो केस जीत जाते हैं, और कानूनी और शरई तौर पर जिस तरह वो विरासत तकसीम होनी चाहिए थी उसी तरह तकसीम हो जाती है। लेकिन हम ये उस शख्स या उस खातून की ज़िंदगी में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे भी तो भले केस हम जीत जाए, लेकिन वो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मालिक वही शख्स या वही खातून है, उसके नाम पे फिर वापस चली जाएगी, ज़मीन उन्हीं के नाम पे रहेगी। तो आफ्टर डेथ इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी वीडियो के नीचे, भाई साहब करते हैं कि एनओसी को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, उसकी वेरिफिकेशन का तरीका क्या है? जी भाई, आपने सवाल किया कि एनओसी किस तरह वेरीफाई की जा सकती है। अब आप कराची में हैं या पंजाब में हैं, आपने देखना है कि वो प्रोजेक्ट जिसकी एनओसी आपने वेरीफाई करनी है वो किस एरिया में आ रहा है। उस एरिया पे एक अथॉरिटी लगती है। जैसे मैं कराची की बात कर लूँ तो कराची में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, KDA है, LDA है, MDA है और SDA। मैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब इनमें से इन अथॉरिटी में किस के अंडर आ रहा है वो प्रोजेक्ट, तो उसके ऑफिस चले जाना है। उसके ऑफिस जाके आपने वो NOC नंबर बताना है या प्रोजेक्ट का नाम बताना है कि ये प्रोजेक्ट में NOC मैंने वेरीफाई करनी है, तो उनके ऑफिस से जाके वेरीफाई हो जाएगी। इस तरह बाकी शहरों में अगर आप रावलपिंडी में हैं तो RDA अथॉरिटी वहाँ पे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी लगती है। इसी तरह इस्लामाबाद है तो CDA, मुल्तान है तो मुल्तान में भी MDA, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो NOC ये मैं फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट NOC की बात कर रहा हूँ। इसी तरह फिर कराची में SBCA की होती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो उनके भी ऑफिस आप चले जाएं, सबसे जो बेहतरीन तरीका है ऑफिस जाएं और वहाँ से जाके आप NOC बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी जो तजर्बाकार लोग हैं उनको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कंसल्टेंसी कंपनी वाले हैं, रियल इस्टेट कंपनीज़ वाले हैं। जैसे हम खुद स्टेट सेफ मार्केटिंग, हम उसका फॉर्मेट ही देख के पहचान जाते हैं कि जेली NOC है या असली है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपना फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो उनके ऑफिस जाके बिल्कुल वेरीफाई कर सकता है। तो सर चौथा क्वेश्चन है, जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं 7 एनक्लेव चल रहा है और गुलमोहर सिटी, इसके रिलेटेड भाई साहब सवाल कर रहे हैं कि 7 एनक्लेव और गुलमोहर सिटी तो में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, ज़रा गाइड कर दें। जी भाईजान, प्रोजेक्ट दोनों ही अच्छे हैं, गुलमोहर सिटी भी अच्छा है, 7 वंडर्स एनक्लेव भी अच्छा है। मेन चीज़ है दोनों ऑथेंटिक है, दोनों की NOCs क्लियर हैं, ज़मीन के मामला दोनों के ही साफ़ है। अब थोड़ा सा आपने अपना बजट देखना है और अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर तो आपने फौरी घर बनाना है, जो आप चाह रहे हैं कि 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दें और एक अपना घर बनाना शुरू करें और घर बना के दें, तो उस हिसाब से फिर 7 वंडर्स एनक्लेव ठीक है, क्योंकि शहर के अंदर आ रहा है, GFS का प्रोजेक्ट है। अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि नहीं यार अभी 7-8 साल में मेरा बजट बनेगा तो तब मैं घर बनाऊंगा, और उसके लिए फिर गुलमोहर सिटी ठीक है। और फिर बजट गुलमोहर सिटी जो है ये एक सस्ता प्रोजेक्ट है, प्लॉट बड़े लोएस्ट कास्ट है। 7 वंडर्स एनक्लेव क्योंकि शहर में है, उसलिए फिर 7 वंडर्स एनक्लेव के रेट भी उसी हिसाब से हाई है। तो सर ये लास्ट कमेंट है शायद इस वीडियो सेगमेंट का, तो मैं ये भाई साहब सवाल कर रहे हैं कि आबाद किसे कहते हैं, ज़रा ये वजाहत कर दें। जी भाई ने सवाल किया कि आबाद क्या होता है। आबाद असल में एक इदारा है। आबाद की जो एब्रीविएशन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो जितने भी किसी शहर में बिल्डर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो सारे वहाँ आबाद जो इदारा है रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ से, और वहाँ से उनको मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है। तो हर बिल्डर के पास वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये वो आबाद इदारा है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यार असलम कमेंट्स के जवाब तो हो गए, तो ये कुछ समझ आई है? तैयब क्या मेरे कन्ने चिल्फी पई है? ओए कन्ना सेल्फी नहीं पाई हो, ये अंजी बोंगा है। ठेकेदार है तो बोंगा ही है, तू भी पूरे डोंगा ही है। और लक्की रानी दे बांदा रहा, तेरा मुंह वही है जिमें कड़छा होंदा है, दे के चल रहा होंदा है।
और ठेकेदार साहब इन्होंने छाड़ दो। कल मैंने पता चला कि तुसी बिजली के काम करने ऐसे गए हो तो पहले ही दूध मंगा लिया, कहते भाई दूध मंगा लो क्योंकि मैंने पता मैंने करंट लगना ही लगना है। अरे यार तू गल गलत कर छोड़ी, उल्टी कर छोड़ी ना। और जेड़ दुध आई ठेकेदार करनी करंट कर मंगाया, करंट ठेकेदार नहीं, ठेकेदार करंट नू लगन लगा है, पूरे घर की बिजली ना सड़ वजे। और तुम लोगों को पहले भी समझाया ठेकेदार साहब को तंग नहीं करो ज़्यादा। वैसे ही अभी इतना सीरियस सा हमारा सेगमेंट गुजरा है, ठेकेदार साहब माहौल काफ़ी सीरियस हुआ था, थोड़ा एक गाना सुना दियो ना ज़रा। ना दिल देंदे बेदर्दी नो, ना दिल देंदे बेदर्दी नो, ना कुंज वांगू कुरला दी कदे ना पछतांदी मैं, है ना पछतांदी मैं। जे तू छड़ जाना सियो हर जाया, जे तू छड़ जाना सियो हर जाया, ना देंदी ते ना पछतांदी कदे ना पछतांदी मैं, है ना दिल देंदी बेदर्दी नो, ना कूंज वांगू कुरला दी कदे ना पछतांदी मैं, है ना पछतांदी मैं, है ना पछतांदी। वाह ठेकेदार वाह, एक और सुना दे। पीला पक्कियां ने वे आ चुना रल यार, पीला चढ़ चढ़ भरिया बोझा यार मेरे नू पै गया रोजा, चुड़िया चुनाया सटिया ने वे आ चुना रल यार, पीला पक्कियां ने वे आ चुना रल यार। ज़बरदस्त हो गया ठेकेदार साहब, ज़बरदस्त। नाजरीन अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है अवेयरनेस विद ईएसएम। अवेयरनेस विद ईएसएम में जो डिफरेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर लेट्स सपोज जो बुराइयां कह लें या जो चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं या आपको आगे के फ्यूचर में दे सकती हैं नुकसान वगैरह, उनके बारे में हम लोग आपको अवेयरनेस देते हैं। पिछली भी आपने वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस दी थी। और आज भी अवेयरनेस के अंदर अच्छा, आज का अवेयरनेस का जो पहला टॉपिक है ना, वो जैसे कि आपको पता है इस वक्त विंटर्स का सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हमारे कराची में तो नहीं, खैर अगर हम लोग पंजाब साइड पे जाएं थोड़ा सा मूव करें, वहाँ पे हीटर्स यूज़ करते हैं, चूल्हे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं फॉर हीट कंज्यूमिंग, मतलब अपने आप को महफूज रखने के लिए सर्दी से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखो काफ़ी डेंजरस है। अक्सर लोगों का आपने मोस्टली आपने हादसे भी देखे होंगे इस तरह के, आपके एरियाज़ के अंदर हीटर फट गया या फिर जो इस तरह लोगों ने चूल्हे वगैरह लगाए होते हैं, उसकी गैस रात को ऑन रह जाती है और उसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो जाता है, या फिर गैस ज़्यादा बढ़ने की वजह से दम घुटना और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाते हैं। ये चीज़ें आजकल काफ़ी हो रही हैं। इन चीज़ों से एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली इंसिडेंट्स की वजह ही ये चीज़ें बनती हैं कि हम लोग हीटर्स इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो हम लोग गैस वाली जो ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आजकल यही है कि आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें आई हुई हैं, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस करें, ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों के ऊपर मूव करें। इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी आए हुए हैं हमारे पास, उसके अलावा वॉल्स आते हैं स्पेशल, उनका इस्तेमाल करें, या अपने जो पाइप्स अगर आप लेट्स सपोज गैस इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो जो गैस के पाइप्स वगैरह हैं उनको आप मतलब इतना सिक्योर एंड सेफ करें कि लेट्स सपोज अगर आपसे कोई भूल भी जाते हैं या आपके जहन से निकल जाता है तो वो इस तरह की मतलब ज़्यादा लीकेज ना हो और आपका कोई इस तरह का हादसा खुदा ना खास्ता ना पेश है। हाँ वामिक बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी तरह अगर मैं, तुमने तो गैस वाली बयान कर दी है चीज़ें, लेकिन तुम भूल गए हो कि कोयले, यहाँ पे आप चले जाए रूरल एरियाज में पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, खैर कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे कोयले भी यूज़ करते हैं ना, उनको गर्म करके हाथ वगैरह सेकते हैं और ये गर्मी से सर्दी से बचने के उन्होंने मुख्तलिफ तरीके ढूंढे हुए हैं। तो रात को जो है अंदर रख के कोयले और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उस हीटर का काम लेना चाह रहे होते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोयले जब ठंडे होते हैं एक गैस छोड़ते हैं जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अक्सर डेथ भी हो जाती है अंदर ही, पहले तबीयत ख़राब होना शुरू होती है और एकदम से फिर डेथ भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस है।
जी बिल्कुल शहबाज, ऐसा ही है। लोग रात को कोयले गर्म करके कमरे में रखते हैं और वहीं पे रख के सो जाते हैं, जिससे वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है और अमवात काफ़ी सारी हो जाती हैं। ये ज़्यादातर हमारे देहाती एरियाज़ में होता है। तो देखिए, सोने से पहले वो जो भी जिस भी चीज़ में आपने अंगीठी या किसी बाल्टी या किस चीज़ में रखे हुए हैं कोयले, वो उठा के कमरे से बाहर रख दें और उसके बाद सोएं। और दूसरा, गैस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। लोड शेडिंग में अब रात को हीटर आपने चलाया है, लेकिन रात को गैस बंद हो गई या दिन में किस टाइम बंद हो गई, सोए हुए हैं, तो गैस तो चल रही होती है, तो एक ऑटो वाल आता है जो गैस को स्टॉप करता है, वो लाजमी लगाएं। नहीं तो आप उठेंगे, कोई सिगरेट जलाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसके अलावा गैस की लीकेज अपने घर में चेक करते रहें गाय बगाए कि कहीं से लीक तो नहीं हो रही। और दूसरा, फिर लोड शेडिंग में ये भी मसला होता है कि रात को कोई चीज़ आपने चूल्हे पे चढ़ाई, गैस बंद हो गई, सुबह चूल्हा जलाया तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो सर्दियों में स्पेशली ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बड़ा स्पेशल एहतियात की ज़रूरत है, इस पर एहतियात करें। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। और अगर इसी तरीके से देखा जाए, अगर हम लोग सिर्फ दूसरा भी टॉपिक भी बोल रहे हैं अपना, तो जैसे गैस के इंसिडेंट्स होते हैं, इसी तरह बिजली के आजकल बड़े शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पूरी आग लगती है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट वजह से पूरी आग लग जाती है, पूरी बिल्डिंग जल जाती है, इतना ज़्यादा माली नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है। सर, इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा आप क्लियर करें। जैसे अभी आपने लास्ट देखो, सदर बैटरी मार्केट 2 दिन पहले जली है, उसके अंदर कितना जानी और जानी नुकसान तो नहीं हुआ, खैर माली नुकसान उसमें कितना हुआ है, इस चीज़ को भी सर थोड़ा क्लैरिफाई करें। बिल्कुल अवाम, एक परफेक्ट बात की है तुमने। हमारी इस सोसाइटी में ना आग मतलब फायर को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं है। हालांकि मैं तो यहाँ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूलों के अंदर कोई एक आधा टॉपिक सब्जेक्ट कोई पीरियड रखें जिसमें इस पे अवेयरनेस दी जाए। क्योंकि अगर किसी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर लेट्स सपोज 60 फ्लैट्स हैं, किसी एक फ्लैट में आग लगती है और पूरी बिल्डिंग को वो अपनी लपेट में ले लेती है एक बंदे की गलती की वजह से, अवेयरनेस बड़ी होनी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो सबसे पहले आपने आग को देखना होता है। अगर कहीं पे आग लगती है तो आपने देखना होता है कि किस किस्म की ये आग लगी है। सॉलिड फायर होती है, अगर तो किसी ठोस चीज़ को, सोफ़े को लग गई, सिगरेट किसी ने पी के फेंका, या लकड़ी को, फर्नीचर को लग गई, उसके ऊपर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पानी तो अब हर घर में तकरीबन होता है। दूसरा, रेत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो उसके लिए रेत की एक आधी बाल्टी भर के घर पे रख दें। ऑफिस है तो ऑफिस में वो रख दें, ताकि फौरी तौर पर उस पर पानी या रेत फेंकी जा सके तो वहीं पे आग को रोक लिया जाए। क्योंकि जब आग भड़क उठती है तो फिर वो इतनी आसानी से काबू में आती नहीं है, इनिशली ही इसको काबू करना पड़ता है। उसके बाद फिर एक लिक्विड फायर होती है। लिक्विड फायर जैसे कि कोई आपके घर में ऑयल पड़ा है, ऑयल को अगर आग लगती है तो वो लिक्विड फायर में होती है, उस पर पानी काम नहीं करता। अगर आप पानी फेंकें तो काम नहीं करेगा, वहाँ पे फिर रेत काम करेगी। या इसका एक AFFF का सिलेंडर आता है जो झाग बनाता है, उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, आपकी बिजली में कहीं पे आग लगती है, तो उस पर ना आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत का इस्तेमाल दूर खड़े होकर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन खुश्क रेत अगर हो तो। उसके अलावा CO2 का सिलेंडर आता है, तो घर पे या ऑफिस में वो CO2 का सिलेंडर भले बड़ा ना रखें, छोटा सिलेंडर रख लें, वो आपके घर में ऑफिस में होना ज़रूरी है। अगर गैस की आग लगती है तो गैस की सबसे पहले सप्लाई कट ऑफ करें, पीछे कोई मेन वाल्व है उसको बंद करें ताकि सप्लाई कट ऑफ हो जाए। उसके बाद वो फायर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कन्वर्ट हो जाएगी, जिन चीज़ों को लगी हुई है तो वो बुझानी आसान है। अगर गैस इसी तरह कंटिन्यू आ रही है और आप बुझाने की कोशिश करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सप्लाई को कट ऑफ करें, फिर देखें कि किस चीज़ को है। सॉलिड फायर है तो उसके हिसाब से पानी का इस्तेमाल कर लें, लिक्विड है, किसी ऑयल वाइल को वो आग ने पकड़ लिया तो फिर रेत का इस्तेमाल कर लें। तो ये जो कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मटीरियल है, ये घर पे और दफ्तरों में आप लाजमी रखें, जिसमें रेत और CO2 तो बहुत ही लाजमी है। रेत की एक बकेट भर के रख लें और CO2 का एक सिलेंडर लाजमी रखें। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा गाड़ियों के अंदर भी CO2 का सिलेंडर रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा गाड़ियों में भी आग लग जाती है। यार दो ही तो बंदा आग ਨੂੰ कंट्रोल कर लेंदा, पर जड़ी असलम आग लेंदा ने ना, ये कंट्रोल करना नामुमकिन है। ठेकेदारा कौन से ना आग की गल कर रहे हैं यार? वो वाली आग नहीं होती जेड़े लड़ाई झगड़े करांदे रहंदे, वो साग दी गल लगा पे। लख दी लानत है ठेकेदारा। तेरा मुंह वही है जिवें रूड़ी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ।
छोड़ें ठेकेदार साहब, गुस्सा जाने दें, अपनी सुरीली आवाज़ में एक दोड़ा सुना दें। साथू थक पियो या बहु मजबूरो, एडी लमड़ दिया दी है नहीं, साडे वास्ते कोई दुख सुख दे पैगाम भी घल सकिया है नहीं। असी माड़े सरकार तुसी चंगे हो, ओ साडा की है तकरार तुसी चंगे हो। असी माड़े तुहाडे माड़ियां महल, असी पखियां दे वासी, तुहाडे बख्त नशाले, असी दर्द उदासी तुसी जित, असी हार तुसी चंगे हो। ओ साडा की है तकरार तुसी चंगे हो। असी माड़े सरकार तुसी चंगे हो, ओ साडा की है तकरार तुसी चंगे हो। असी माड़े। वाह वाह ठेकेदार साहब, वाकई ये आपका जो फ़न है ना बहुत अच्छा है। अच्छा, आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। प्रॉपर्टी अपडेट्स ये ESM के अंदर जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी के अंदर अपडेट्स वगैरह चल रही होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, आपसे शेयर करते हैं और उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते हैं आप लोगों को। चलिए इस सेगमेंट का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा सर, आज की जो पहली प्रॉपर्टी अपडेट है ना वो मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर, वो सुनने में आ रहा है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस दी हुई है रिफ़ंड करवाने की, या काफ़ी ज़्यादा लोग रिफ़ंड कराने की एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे हैं मेट्रो सिटी गुज्जर खान में। जी बिल्कुल, वो हमें कैसी बात है, आजकल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में रीफंड की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इनको मौसूल हुई हैं। अब उसकी मेन रीज़न अगर हम जानें तो इनके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हैं। अभी बैरियर टाउन रावलपिंडी ने भी लॉन्च किए थे, हालिया इन्होंने भी लॉन्च किए थे, लेकिन बैरियर टाउन रावलपिंडी की निस्बत इनके डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक 5 मरले के जो इन्होंने रखे हैं 14,75,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस है। अब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लोग मतलब पे नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी मार्केट से भी हाई जा रहे हैं। तो उस पर लोगों ने काफ़ी गम और गुस्सा का इजहार किया, डीलर्स इनके पास गए, लेकिन इन्होंने उसको कतन कम नहीं किया, सेम वही चार्जेस रखे, जिसकी वजह से रीफ़ंड की काफ़ी ज़्यादा रेशो बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे अगर रीफ़ंड की भी हम बात करें तो इसमें भी नुकसान एक आम आदमी का है, जिसने पहले 19,50,000 या 20 लाख में एक प्लॉट ख़रीदा है। अब अगर वो रीफ़ंड पे जाता है तो 40% इनकी डिडक्शन रेशो है, मतलब 40% कटौती के बाद ये रिटर्न करेंगे। अब एक बंदे ने अगर 10 लाख पे किया हुआ है, 40% कटौती हो जाती है 4 लाख रुपया, और 6 लाख उसको रिटर्न किया जाता है, और बीच में एक टाइम गैप भी आया है, टाइम पीरियड भी गुजरा है, तो वो बंदा तो सरासर नुकसान में है। अगर इतने अरसे के बाद उस बंदे को पूरे का पूरा अमाउंट भी वापस किया जाए तो फिर भी वो नुकसान में है, पैसा तो डी वैल्यू हुआ है। लेकिन अगर 40% डिडक्शन वो करा देगा तो फिर भी नुकसान में है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी राय यही दूंगा जितने भी इफेक्टिव हैं इसके न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के, कि जल्दबाजी ना करें, रीफ़ंड पे ना जाएं, अपना नुकसान मत करें, थोड़ा सा इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद ये जो डीलर हजरात हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं, उनको अपनी फाइल शेयर करें। वो अब की जितनी कीमत पे की हुई है कम से कम उस कीमत पे ख़रीद लेंगे, अगर प्रॉफिट ना भी दें उतनी कीमत पे ख़रीद लेंगे, और बाद में फिर वो अपने हिसाब से प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं। तो रीफ़ंड पे ना जाएं, मैं यही सजेस्ट करूँगा। या आने वाले वक्त में देखें, हो सकता है इनको कुछ अक्ल आ जाए, कुछ शर्म आ जाए, कुछ ये समझने लग जाएं कि डीलर भी इसमें हमारे ख़िलाफ़ जाएगा, हमारा इन्वेस्टर भी ख़िलाफ़ जाएगा, एंड यूज़र भी ख़िलाफ़ जाएगा। तो हो सकता है ये नरमी कर दें डेवलपमेंट चार्जेस में। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, रीफ़ंड पे ना जाएं। सही हो गया सर, सही हो गया। अच्छा, तो नाजरीन अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि बैरियर टाउन की मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो चुकी है, और सेकंड थिंग ये सुनने में आ रही है कि मलिक रियाज साहब कोई न्यूज़ चैनल बना रहे हैं। सर, ये भी सच बात है? जी बिल्कुल, वहाँ में कैसे ही है, बैरियर टाउन पे जब ये 460 अरब वाला वाक़या हुआ है, ये पेमेंट अदा नहीं कर सके और SBCA ने इसकी NOCs कैंसिल की हैं, तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मार्केट वाकई क्रैश की है बैरियर टाउन की। अभी कराची हेड ऑफिस की हम बात करें बैरियर टाउन की, तो इससे जो एडजेसेंट प्लाट्स हैं उनका मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो 10 मरले का जो प्लाट वहाँ पे होता था, आज से कोई 6 महीने पहले तकरीबन उसकी मालियत थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक।
लेकिन अभी वो डाउन होके 70 लाख रुपए पे आ गई है। और इसी तरह 6 महीने पहले एक कनाल के प्लाट की कीमत 2.5 करोड़ रुपया थी, जो अभी 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख तक चल रही है। तो ये वाकई है। और ये जो इफेक्ट ये सिर्फ कराची में नहीं पड़ा, ये इफेक्ट आपका पेशावर में भी गया है, रावलपिंडी में भी किया है। और दूसरा फिर सोने पे सुहागा इन्होंने ये किया है, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान मलिक रियाज साहब के नवासे का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिस पे बिलाल बशीर साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग गए हैं। उसमें डीलर, इन्वेस्टर और एंड यूज़र भी शामिल हैं। अब अगर हम बात करें न्यूज़ चैनल की, तो न्यूज़ चैनल जो है ना, उसमें आज मलिक रियाज साहब इंटरेस्टेड नहीं हुए, वो तो बड़े अर्से से इंटरेस्टेड हैं। अगर आप तारीख उठा के देखें तो पहले भी इन्होंने अपना एक न्यूज़ चैनल जिना नाम से लॉन्च करना चाहा, लेकिन नहीं हो सका। फिर कुछ न्यूज़ चैनल इन्होंने ख़रीदने की भी कोशिश की, जिसमें एक एक्सप्रेस न्यूज़, वो ख़रीदने की कोशिश की। काफ़ी इंटरनल ऑडिट भी हो गए और काफ़ी मामला तय हो गए। बल्कि कराची में इनका हेड ऑफिस है एक्सप्रेस न्यूज़ का, वहाँ पे इनकी फैमिली ने ऑपरेशन मामलात भी काफ़ी हद तक संभाल लिए। फिर कुछ रुकावटें आ गई, इसके लिए उसके बाद आप न्यूज़ एक चैनल है, उसको ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी रुकावटें आ गई। तो अभी जब ये मलिक रियाज साहब हालिया जो एक हुआ था मंजर, दुबई चले गए थे, तो दुबई में उन्होंने अपना एक न्यूज़ चैनल लॉन्च करने का बिल्कुल सोचा हुआ है और उस पर काम भी जारी है। और उसमें पाकिस्तान के ये दुनिया न्यूज़ के एंकर कामरान ख़ान, उनको भी एक ऑफ़र की गई है और हो सकता है वो ज्वाइन भी कर लें। इसके अलावा जो मलिक रियाज के कुछ खसूसी लोग थे मीडिया के अंदर एंकर्स, उनको भी ऑफ़र्स आ गई हैं। और स्पेशली तुर्की का जो एक न्यूज़ चैनल है TRT के नाम से, वहाँ से भी कुछ एंकर हायर किए जा रहे हैं। तो वाकई ये अफवाह नहीं है, एक सच्ची बात है कि दुबई से मलिक रियाज साहब एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि दुबई से ही ऑपरेट किया जाएगा। सही हो गया सर। अच्छा सर, ये बात एक और भी बता रही थी, ये प्रॉपर्टी से थोड़ी हट के है, प्रॉपर्टी की रिलेटेड नहीं है। अभी आपने एक लास्ट रिसेंट वीडियो बनाई थी, महरंग बलोच, उनके हवाले से एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार सर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते नहीं है, लेकिन इस दफ़ा सर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ गए हैं। इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी रोशनी डालें ना। जी बिल्कुल वामिक, आपने ठीक कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मैं कभी नहीं बोला और ना कभी बोलूँगा। मुझे इस मुल्क पाकिस्तान से और अपनी पाक फ़ौज से बड़ी मोहब्बत है और मैं कभी ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। लेकिन वहाँ पे जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा अलग था, जिसको शायद ये लोग समझ नहीं पाए। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो वाकई ही दहशतगर्द तंजीमों के या राह के सहूलतकार हैं और उनके लिए काम करते हैं, वो फंडिंग करती हैं। ठीक है, मैं एग्री हूँ इस चीज़ से। और उनके ऊपर गवर्नमेंट, फ़ौज, एजेंसीज एक्शन करती हैं, उनको एक अपने उनके प्रोसीजर के तहत उठाया जाता है और जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है, यहाँ तक भी मैं एग्री हूँ। लेकिन अभी हालिया आप देखें ना कि उनकी ख़वातीन एहतजाज करने के लिए निकली हैं रोड्स पे, इस्लामाबाद तक आई हैं, मुख्तलिफ रुकावटें उन्होंने अबूर की हैं। अब उस जितने भी वो प्रोटेस्टर्स थे, मैक्सिमम उसमें ख़वातीन थी और एक 4 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुज़ुर्ग खातून तक मौजूद थी। अब जब इस्लामाबाद में आ गई हैं, वो एक पुरअमन एहतजाज कर रही हैं, लेकिन उनका एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाने दिया जा रहा। और वो इन प्रोटेस्टर्स को लीड कर रही थी महरंग बलोच, जो कि बड़ी सुलझी हुई खातून मुझे तो लगी और बड़ी काबिल खातून है, बड़े अच्छे माटोज़ हैं। लेकिन फिर कुछ एक मेरा बड़ा अच्छा भाई दोस्त जर्नलिस्ट है, उसने भी पर्सनली मुझे कहा कि ये तुमने गलत वीडियो बनाई है, जो महरंग बलोच के वालिद थे वो उनकी ज़रा हिस्ट्री पढ़ लो। तो मैंने उनके वालिद की हिस्ट्री में जाना ही नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, वो हमारे जो इदारे हैं उनका काम है। ठीक है, अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं। मेरा एतराज़ सिर्फ इस चीज़ पे था कि दिसंबर का महीना चल रहा है और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उस सर्दी में अब ये जो प्रोटेस्टर्स ख़वातीन थी वो कह रही थी हमने सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाना है, वहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड अपना करवाना है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, वाटर कैनन के थ्रू उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया है इस सर्दी के अंदर। और वो कोई वहाँ की मकामी ख़वातीन नहीं थी
कितने हज़ार किलोमीटर वो सफ़र करके तुर्बत से चली थी और वहाँ पहुँची हैं, कपड़े गीले कर दिए गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मैंने आवाज़ पुलिस के ख़िलाफ़ उठाई थी कि कम अज़ कम जो ख़ातून है ना, उसको इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है। मर्द को अपनी इज़्ज़त खुद कमानी पड़ती है, लेकिन ये ख़ातून को इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है और विरासत में मिली है, विरसे में इज़्ज़त मिली है, और उसकी रिस्पेक्ट को मजरूह किया गया ख़वातीन की। मेरा सिर्फ इतना सा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बोला हूँ कि ये जुल्म ख़वातीन पे करना नहीं चाहिए था। उससे देखें ना काफ़ी सारे नेगेटिव पहलू पैदा होते हैं। अब एक मैंने बच्ची की भी वीडियो देखी है, कोई छोटी सी 5, 6, 7 साल की बच्ची थी या 8 साल की बच्ची थी। वो कह रही है जी मुझे बलूचिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से नफ़रत है। तो ये नफ़रत कैसे पैदा हुई? जो उनके साथ उस प्रोटेस्ट में सलूक किया गया, वो एक बच्ची के ज़हन पे वो अपना निशान छोड़ गया। साफ़ सुथरे तरीके से पुरअमन एहतजाज वो कर रही थी, जाने देते प्रेस क्लब और वहाँ पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती, इसमें क्या हर्ज है? यहाँ से कुछ नेगेटिव पहलू पैदा होते हैं जो कि हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और यही चीज़ें हैं जो इन लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ करती हैं। उनका जो मेन माटो था अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, उसके अलावा कोई था नहीं, वो करने देते। और एहतजाज में वो यही कह रही थी कि ठीक है, अगर आपको किसी पे हमारे बंदे पे शक होता है, उसको कानूनी तरीके पे उठाएं, अपनी इंटरोगेशन करें, उसके बाद कोर्ट में पेश करें, कोर्ट में ट्रायल्स हों, और जो सज़ा बनती है वो कानून के मुताबिक सज़ा दें, उस पर तो एतराज़ ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी बात थी, उसको वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेती। तो इस पर मैं इस्टेब्लिशमेंट के कतन ख़िलाफ़ नहीं बोला। ये अब बस जिसने अपनी जहानत से जो समझा है उसी पे क्रिटिसिज्म कर दिया है। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, अब तो हमने भी ये दर्द सर ले लिया। वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, हमने उनके मोहल्ले में घर ले लिया। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया राग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, जो न करना था वो भी कर डाला। हमने जालिम तेरी खुशी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपकी मांग में सितारे हैं, आपकी मांग में सितारे हैं। हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, लेकिन एक और ऐसे नहीं है, एक और गाना सुनाएं आप। ये हिजाबे हया है या कोई साजिश है मेरी जान लैन दी। ये हिजाबे हया है या कोई साजिश है मेरी जान लैन दी। जद मैं तेरा आशिक होया, लोड़ किए परेशान रहन दे। जद मैं तेरा आशिक होया, लोड़ किए परेशान रहन दे। ज़बरदस्त हो गया ठेकेदार साहब। नाजरीन, ठेकेदार साहब के गाने और दौड़े तो हम आपको गाए बगैर सुनाते रहेंगे। अभी चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जो है पोइट्री विद ESM। पोइट्री विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जितनी हमारी आवाम बैठी हुई है, सब आपकी खिदमत में एक एक शेर पेश करेंगे। चलें, इस सेगमेंट का आगाज़ मैं ही कर देता हूँ। कैफ भोपाली साहब का मशहूर शेर है, साया कम है खजूर के ऊंचे दरख्त का, साया कम है खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए ना किसी बड़े आदमी के साथ।
वाह वाह सर, क्या खूबसूरत शेर है, उम्मीद ना लगाइए किसी बड़े आदमी से। यहाँ पर मैं भी आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब साहब का बड़ा ही फेमस शेर है। उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। वाह क्या खूब फरमाया है, आईना साफ करते रहे। इसके साथ मैं भी एक शेर अर्ज करूँगा कि चादर की इज्जत मैं भी करता हूँ और पर्दा मैं भी जानता हूँ, चादर की इज्जत मैं भी करता हूँ और पर्दा मैं भी मानता हूँ, हर पर्दा पर्दा नहीं होता इतना मैं भी जानता हूँ। अरे तुमने कैसे कह दिया कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अरे तुमने कैसे कह दिया कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मैं भी तो एक मर्द हूँ जो खुद से बेहतर तुमको मानता हूँ। वाह जुनेद साहब वाह, क्या शेर से पढ़ा है आपने। तो मैं भी एक शेर अर्ज करूँगा, ज़रूर, आपकी इजाज़त हो तो। इरशाद। तो शेर ये है कि यही दर्स देता है तुम्हें, यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। तो सर मेरा भी शेर सुन लें। मेरा शेर है जॉन एलिया साहब का, बहुत मशहूर शेर है, आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं फिर से दोबारा सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बहुत शेर ये। इरशाद। शेर ये है कि मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। आप पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, आप पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, हाँ अच्छा हूँ बस दुआएं चाहिए। कौन कहता है हुसैन प्यासे थे, कौन कहता है हुसैन प्यासे थे, पानी तो खुद तरसता रहा लबों को चूमने के लिए। ज़बरदस्त शहीदार साहब, ज़बरदस्त। नाजरीन ये कुछ शेर थे जो हम सब ने आपकी खिदमत में एक एक पेश किया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जो है फ़नी पोइट्री विद ESM। बहुत मज़े का सेगमेंट है, आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। चलिए फ़नी पोइट्री विद ESM स्टार्ट करते हैं। नाजरीन फ़नी पोइट्री विद ESM का आगाज़ मैं ही कर देता हूँ। मौसम भी ठंडा ठंडा चल रहा है, तो सर्दियों का मौसम है। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। तो ये शेर जो है मेरे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे है, और शेर कुछ इस तरह बड़ा गमज़दा कर देने वाला शेर है। शेर ये है कि कायद-ए-आज़म भी मर चुके, इल्लामा इकबाल भी जा चुके, मेरी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है, पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। बहुत खूब यार, मज़ा आ गया। इसके साथ मैं भी एक शेर अर्ज करूँगा कि कल बाल्टी में तेरा अक्स देखा, कल बाल्टी में तेरा अक्स देखा, फिर बाल्टी को हिला हिला कर तेरा रक्स देखा। वाह जुनेद भाई वाह, क्या शेर सुनाया था, चस करा दी। मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूँ अगर आप बोलें तो। इरशाद। शेर है कि अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पर हुक्मरानी का, अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पर हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी दिल जनानी का। बोल क्या बात है जुनेद साहब, और माशाल्लाह तैयब भी माशाल्लाह बेहतरीन शेर पढ़े है। एक छोटा जा साडा भी फनी शेर सुनो और VIP है तैयब तेरे वास्ते खास कर कि उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, जैसे ही तैयब एंटर होता है और मैं वैसे ही ICU में चला जाता हूँ। ओ ठेकेदार साहब हौसला हौसला, ठेकेदार साहब ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, पानी पानी शानी पिलाओ यार ठेकेदार साहब को। अच्छा ठेकेदार साहब अभी इतना मजे का सेगमेंट गुजरा है हमारा, सबने फनी शेर सुना है, उन्होंने एक दौड़ा भी सुना दो। सोनिया अखियां कजले भरिया, सोनिया अखियां कजले भरिया, दिल ते कर दिया बार सावल, मार मुकाया तेरे प्यार, तेरे बाजू जीवने औखा, तेरे बाजू जीवने औखा, मठड़ा मन ठार बेसावल, मार मुकाया तेरे प्यार में सोना, मार मुकाया तेरे प्यार। वाह ठेकेदार साहब क्या ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया है। नाजरीन प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम करने से पहले सर के पास चलते हैं, सर से खूबसूरत सी नसीहत की रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि पता है सर की नसीहत आपको भी कितना फ़ायदा देती है और हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। सर आपसे काइंडली एक नसीहत की रिक्वेस्ट है। जी वाह, ये नसीहत आज मेरी बिज़नेस के हवाले से है। ये जो हमारी यूथ है ना बिज़नेस में जब आती है
तो कंसेप्ट्स इनके ज़रा अलग होते हैं, बिज़नेस को समझते नहीं हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में ही बिज़नेस छोड़ के भाग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप रोड पे निकलते हैं, रोड पे आप एक इशारा जस्ट करते हैं, 3 रिक्शे आके खड़े हो जाते हैं या 4 टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं एक आपके इशारे पे। लेकिन अगर आपने सफ़र करना है बाय एयर, तो उस जहाज़ की टिकट आपको एडवांस में लेनी पड़ती है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक रिक्शा असम्बल होने में कुछ दिन लगते हैं, इसी तरह एक टैक्सी भी असम्बल होने में कुछ दिन या कुछ महीने लगते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज़ बनने में सालों लग जाते हैं। सेम लाइक एज अगर आपने बिजनेसमैन बनना है तो आपको सालों लगेंगे, एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी मुस्तकिल मिजाजी के साथ। उसमें चाहे जितना ही शुरू में आप पे टफ टाइम आता है, जितने आपको नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन नेवर गिव अप का फार्मूला आपको लेके चलना पड़ता है। और इसके लिए जो मैंने एक वक्त तयन किया है, कम से कम 3 साल आपको एक फील्ड में रगड़ा खाना पड़ता है, उसके बाद आप जाके कामयाब होते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखें तो सैलरी पर्सन्स होते हैं जिनको हर जख्म पे सैलरी चाहिए होती है, जिनमें नुकसान बर्दाश्त करने का एक हौसला नहीं होता, जज्बा नहीं होता। तो ये 2 मिसालें अलग अलग मैंने कर दी हैं, आगे फैसला आपने करना है। सर जी, क्या खूबसूरत नसीहत किया है। तो नाज़रीन, आज की प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी इसी खूबसूरत नसीहत के साथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉपर्टी कचहरी का शो पसंद आया होगा। मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें। मिलते हैं आपसे प्रॉपर्टी कचहरी की नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।